सोचिए, एक देश जो आपके साथ व्यापार भी करता है, आपको मोबाइल से लेकर टीवी सब बेचता है, और वही देश आपके सैनिकों पर पत्थर और लोहे की छड़ से हमला करता है। क्या यही दोस्ती है? क्या भारत और चीन कभी दोस्त हो सकते हैं, या चीन हमेशा छिपा हुआ दुश्मन बना रहेगा? आज हम जानेंगे भारत और चीन के बीच असली टेंशन क्या है। ऐसा क्या है जो हमें करीब लाता है, और फिर कुछ ऐसा जो हमें हमेशा के लिए अलग कर देता है। तो आज हम बात करेंगे भारत और चीन के कोल्ड वॉर के बारे में। भारत और चीन दोनों ही प्राचीन सभ्यताएं हैं। दोनों के बीच हजारों साल से व्यापार होता रहा है। आजादी के बाद भारत ने पंचशील सिद्धांतों के जरिए चीन के साथ शांति और सहयोग की नीति अपनाई। नेहरू ने चीन को यूएन में सीट दिलवाने तक की पैरवी की, और चीन 1962 में हमला कर दिया। यह वो साल था जिसने हिंदी चीनी भाई भाई को हिंदी चीनी भाई भाई में बदल दिया। 1962 की जंग में चीन ने भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा किया, खासकर अक्साई चिन, जो आज भी चीन के कब्जे में है। और यहीं से शुरू हुई थी भारत और चीन की दुश्मनी की कहानी। 1962 की जंग के बाद भी तनाव खत्म नहीं हुआ। 1967 में सिक्किम बॉर्डर पर नाथुला और चोला में फिर से एक बार चीन ने जंग शुरू की, लेकिन इस बार भारत ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया। कई चीनी सैनिक मारे गए, लेकिन इस बार भारत पीछे नहीं हटा। फिर आया 1987 का अरुणाचल विवाद, जहां भारत और चीन फिर आमने सामने आ गए। 2013 में लद्दाख के देपसांग इलाके में घुसपैठ हुई। फिर 2017 में डोकलाम स्टैंड ऑफ, जहां चीन भूटान की जमीन पर सड़क बना रहा था। भारत ने उसे रोका और 73 दिन तक दोनों देश की आर्मी आमने सामने खड़ी रही। इससे एक बार फिर युद्ध की स्थिति बन गई थी। लेकिन भारत को सबसे बड़ा झटका 2020 में लगा, गलवान घाटी संघर्ष, जहां भारत के 20 जवान शहीद हुए। यह घटना उस लेक पर हुई जहां बंदूक चलाना मना था, लेकिन चीन की आर्मी ने लोहे की रॉड और पत्थरों से हमला किया। इसके बाद भारत ने जवाब में सैकड़ों चीनी ऐप्स बैन किए और सीमा पर सैन्य ताकत बढ़ाई। लेकिन सवाल उठता है, आखिर हर दशक में चीन ऐसा क्यों करता है? इसका जवाब है चीन की विस्तारवादी सोच। चीन की विदेश नीति का एक शब्द है विस्तारवाद, मतलब सिर्फ अपने देश की सीमाओं में रहना नहीं, बल्कि पड़ोसियों की सीमाओं में घुसना। चीन ने सिर्फ भारत से नहीं, बल्कि हर एक पड़ोसी से सीमा विवाद छेड़ा है। जापान से सेनकाकू द्वीप, वियतनाम और फिलीपींस से साउथ चाइना सी, ताइवान को पूरी तरह निगलने की कोशिश। चीन हर जगह अपना झंडा गाड़ना चाहता है। भारत के संदर्भ में बात करें तो चीन मानता है कि अरुणाचल प्रदेश उसका हिस्सा है। इसी तरह वह लद्दाख में लगातार सड़कें और बंकर बनाता जा रहा है। चीन की यह हरकत सिर्फ जमीन पर कब्जा करने की नहीं, बल्कि भारत को मानसिक और रणनीतिक तौर पर दबाने की भी है। उसे पता है, अगर भारत मजबूती से खड़ा रहा तो एशिया में उसका बॉस बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। अब हम सब बात करते हैं चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थियरी पर। यह एक ऐसी रणनीति है जिसमें चीन भारत के चारों तरफ पोर्ट्स, बेसिस और सड़कें बना रहा है, ताकि भारत को समुद्र से घेरा जा सके। इसलिए अभी तक वो कुछ जगह बेस और पोर्ट बना चुका है, जैसे पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट 99 साल की लीज पर, म्यांमार में क्योक्यू पोर्ट, बांग्लादेश में चिट्टागोंग पोर्ट, और नेपाल में लगातार निवेश कर रहा है। यानी चीन ने हर तरफ मोती पर्ल्स बिछा दिए हैं और भारत को उस हार में जकड़ने की तैयारी कर ली है। अब भारत भी इस तरह के सैन्य ठिकाने बना रहा है। अंडमान निकोबार को स्ट्रेटेजिक बेस बना रहा है। क्वाड देशों के साथ मिलकर समुद्री सुरक्षा को मजबूत कर रहा है। इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल है। भारत की सुरक्षा नीति में सबसे बड़ी चुनौती है दो मोर्चों पर युद्ध, टू फ्रंट वॉर। एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ चीन, और जब ये दोनों मिल जाएं तो खतरा कई गुना बढ़ जाता है। जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपीईसी, ये कॉरिडोर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पोक से होकर जाता है, जिस पर भारत पहले ही दावा करता है। सीपीईसी कॉरिडोर सिर्फ एक सड़क नहीं, ये चीन की भारत के आंतरिक मामलों में सीधी दखल है। हम सभी जाते हैं, पाकिस्तान को चीन से मिलती है अरबों डॉलर की आर्थिक मदद, लड़ाकू ड्रोन, मिसाइलें, रडार सिस्टम, डिप्लोमेटिक समर्थन यूएन में। यानी चीन पाकिस्तान के जरिए भारत की पीठ में छुरा भोंकता है, लेकिन मुस्कुराते हुए सामने हैंडशेक करता है। इसे ही कहते हैं ड्रैगन की डबल गेम, और यही कारण है भारत को हमेशा टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहना पड़ता है। 21वीं सदी की जंग सिर्फ बंदूकों और टैंकों से नहीं होती, अब जंग होती है डाटा और कोड से, और चीन इस साइबर वॉर का मास्टर बन चुका है। हाल के सालों में कई रिपोर्ट सामने आई जिनमें कहा गया कि चीन ने भारत की बिजली कंपनियों, पावर ग्रिड, रेलवे कंट्रोल सिस्टम और कोविड हॉस्पिटल्स पर साइबर अटैक किया। चीनी हैकर्स ने ट्रांसमिशन लाइनें बंद करने की कोशिश की, हॉस्पिटल के सर्वर को डिस्टर्ब किया और रेलवे के सिग्नल्स को ब्लॉक किया। सोचिए, कभी युद्ध के समय यह स्थिति बन जाए तो एक ताकतवर देश भी कमजोर हो जाएगा। अब बात करते हैं चीनी ऐप्स की। क्या आपको याद है टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, शरीक, ये सिर्फ मनोरंजन के ऐप्स नहीं थे,
ये डाटा जासूसी के हथियार थे। भारत सरकार ने 2020 के बाद 250 से ज्यादा चीनी ऐप्स को बैन किया। कारण था, ये ऐप्स भारत के यूजर्स की जानकारी चीन के सर्वरों पर बेचते थे। यानी आपकी फोटो, लोकेशन, कॉल डिटेल्स सब चीन को मिल रहा था। ये सिर्फ प्राइवेसी का हनन नहीं, ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट था। सोचिए, जब आपकी जेब में रखा मोबाइल दुश्मन की आंख बन जाए तो क्या वो मोबाइल वाकई स्मार्ट है? भारत अब केवल साइबर वॉर का बचाव नहीं कर रहा, बल्कि डिजिटल युद्ध की तैयारी भी कर रहा है। अब भारत ने भी इस दिशा में कदम उठाने शुरू किए हैं, जिसे इंडियन साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को मजबूत किया गया। डीआरडीओ ने डिफेंसिव साइबर टूल्स विकसित किया और नेस्कॉम के जरिए एआई और साइबर आर्मी बनाई जा रही है। मेक इन इंडिया से स्वदेशी ऐप्स और सॉफ्टवेयर को बढ़ावा दिया। टिकटॉक के बदले आ गए नए ऐप जैसे चिंगारी, जोश और मौज, और उसके बाद जूम के बदले आए जियो मीट और अन्य ऐप्स। भारत धीरे धीरे एक ऐसे डिजिटल कवच की ओर बढ़ रहा है जो सिर्फ सुरक्षा नहीं देगा, बल्कि दुनिया में एक उदाहरण बनेगा। क्योंकि जो देश अपने डाटा की रक्षा नहीं कर सकता, वो देश कभी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। अब बात करते हैं उस रिश्ते की जो सबसे उलझा हुआ है, व्यापार। वैसे भारत और चीन एक दूसरे के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर हैं। 2023 के आंकड़े की भारत का कुल इंपोर्ट का 14% हिस्सा सिर्फ चीन से ही आता है। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने, दवाएं, केमिकल्स, यहां तक कि दिवाली की लाइट्स भी चीन से आती हैं। भारत चीन से हर साल $100 अरब से ज्यादा का सामान मंगवाता है, लेकिन एक्सपोर्ट करता है सिर्फ $20-25 अरब का। इसे कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। यानी हमारा पैसा चीन की जेब में जा रहा है और चीन उसी पैसे से हमें घेरने की तैयारी कर रहा है। अब सवाल यह है, क्या यह व्यापारिक रिश्ता भारत के लिए जरूरत है या मजबूरी? 2020 में गलवान की घटना के बाद ही देश भर में आवाज उठी, बॉयकॉट चाइना। जगह जगह चीन के सामान फूंके गए, टिकटॉक अनइंस्टॉल किया गया, लोग स्वदेशी अपनाने लग। लेकिन सच्चाई यह है, मोबाइल हो, सीसीटीवी हो या सोलर पैनल, हम अब भी चीन पर काफी निर्भर हैं। एग्जाम्पल, हर मोबाइल ब्रांड की असेंबली में चीनी चिप्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरियों में 70% सामान चीन से, फार्मा इंडस्ट्री की एपिस केमिकल बेस भी चीन से आती हैं। लेकिन अब सिर्फ बायकॉट से काम नहीं चलेगा, हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और उसके लिए हमें इस तरह के लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहिए, जिसके लिए भारत सरकार ने शुरू की पीएलआई स्कीम, जिससे घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल रहा है। पीएलआई के शुरू होने से हमारे देश के मैन्युफैक्चरिंग में बदलाव आए हैं, जैसे मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा सेक्टर, सेमीकंडक्टर चिप्स, सोलर पैनल्स, रक्षा क्षेत्र। भारत ने एप्पल जैसी कंपनियों को भी भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए आकर्षित किया। धीरे धीरे एक नया परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा। इसके लिए भारत को चाहिए स्किल्ड मैन पावर, सस्ती और सस्टेनेबल एनर्जी, नीति में निरंतरता और पॉलिटिकल विल। क्योंकि आत्मनिर्भरता का रास्ता लंबा है, लेकिन अगर हम अभी नहीं शुरू करेंगे तो हमेशा किसी और की मर्जी पर चलेंगे। अब बात करते हैं असली ताकत की, यानी सेना की। हम अब दोनों देशों की तुलना करेंगे। चीन की सेना, पीपुल लिबरेशन आर्मी, दुनिया की सबसे बड़ी एक्टिव आर्मी है, करीब 20 लाख सैनिक। भारत के पास करीब 14 लाख एक्टिव सैनिक और 11 लाख रिजर्व सैनिक है। लेकिन फर्क सिर्फ संख्या में नहीं होता, अनुभव और रणनीति भी उतनी ही अहम है। जहां चीन ने भारी निवेश किया है हाइपरसोनिक मिसाइल्स, एआई ड्रोन्स और नेवल स्ट्रेंथ में, साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाकर नौसैनिक ताकत बढ़ा रहा है। चीन साइबर एंड स्पेस वॉरफेयर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब बात करते हैं भारत की ताकत के बारे में, और इसकी शुरुआत होती है दुनिया की सबसे तेज मिसाइल ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से। इसी तरह फ्रांस से 59,000 करोड़ की डील पूरी होने के बाद अब भारत के पास राफेल फाइटर जेट होने से वायुसेना की ताकत बढ़ गई है। आईएनएस विक्रांत देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसी तरह अग्नि मिसाइल ने पूरे चीन को अपनी जद में ले लिए है। S-400 सिस्टम को तो हम सभी जानते ही है। सिंदूर ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान से आने वाली सभी मिसाइलों को इसी ने रोका था। अब आने वाले दिनों में हाल, तेजस, मिराज और कई तरह के हथियार पर डीआरडीओ काम कर रहा है। जहां चीन क्वांटिटी पर फोकस करता है, भारत क्वालिटी और रियल टाइम रिस्पॉन्स पर फोकस कर रहा है। एक और एरिया है जहां भारत और चीन आमने सामने हैं, वो है इंडो पैसिफिक रीजन। आखिर हमारे लिए इंडो पैसिफिक क्यों जरूरी है, चलिए समझते हैं। वैसे दुनिया भर का 60% व्यापार इसी रास्ते से होता है और भारत के 90% इंपोर्ट एक्सपोर्ट समुद्र से होते हैं। चीन इस पर कब्जा चाहता है, जिससे वो भारत के व्यापार को कंट्रोल कर सके। यही वजह है कि भारत अब क्वाड का हिस्सा है। क्वाड एक ऐसा ग्रुप है जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और ये 4 देश मिलकर इंडो पैसिफिक को फ्री एंड ओपन रखना चाहते हैं। चीन इसे कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी मानता है और बार बार धमकी देता है। लेकिन भारत की नेवी की मौजूदगी अब हिंद महासागर में पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है।
अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत और चीन के बीच युद्ध हो सकता है? जवाब है संभव है, लेकिन आसान नहीं, क्योंकि दोनों देशों के पास न्यूक्लियर पावर हैं, दोनों के पास बड़ी आबादी और सेना है, और दोनों को नुकसान बराबर होगा। लेकिन अगर कोई भारी गलती हो जाए, या गलवान जैसी सीमावर्ती झड़प बेकाबू हो जाए, या किसी देश की राजनीति तनाव को भड़काए, तो छोटा संघर्ष बड़ी जंग में बदल सकता है। इसलिए डिप्लोमेसी जरूरी है, बातचीत जरूरी है। भारत और चीन की टेंशन सिर्फ ये दो देशों की नहीं, पूरी दुनिया किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई है। चीन का साथ देने के लिए तैयार खड़ा है पाकिस्तान, ईरान और कुछ अफ्रीकी और एशियाई देश जिन्हें चीन ने कर्ज दिया है और अपने डेब्ट ट्रैप में फंसा रखा है। और अगर बात करें भारत का साथ देने वाले देशों की, तो अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनर, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूके। वैसे भारत के साथ एशियाई देशों का समर्थन भी बढ़ता जा रहा है। आज की दुनिया दिखाई गई ताकत से नहीं, विश्वास और नेतृत्व की सोच से चल रही है, और यही भारत की असली ताकत है, भरोसेमंद लोकतंत्र और शांति की नीति। तो सवाल अब भी वही है, भारत और चीन की असली टेंशन क्या है? तो जवाब है सीमाओं की लड़ाई, मानसिकता की लड़ाई, ताकत की लड़ाई और सबसे बड़ी भरोसे की लड़ाई। चीन का नेतृत्व एक पार्टी और एक नेता से चलता है जो सत्ता बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। भारत एक लोकतंत्र है जहां जनता ही सरकार बदलती है और देश को दिशा देती है। इसलिए ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं की लड़ाई है। अब सवाल यह है, क्या सिर्फ सरकारें ये टेंशन हल करेंगी? नहीं, हमें भी समझना होगा। हम क्या खरीदते हैं, किस कंपनी को सपोर्ट करते हैं, सोशल मीडिया पर क्या शेयर करते हैं, किस सोर्स से जानकारी लेते हैं, और क्या हम फेक न्यूज से बचते हैं? क्योंकि चीन की असली ताकत सिर्फ उसकी सेना नहीं, उसका नैरेटिव कंट्रोल भी है। और भारत की ताकत उसकी सोचने वाली जनता। युद्ध बंदूक से नहीं, सोच से जीते जाते हैं। भारत और चीन का ये टकराव लंबा चलेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि युद्ध ही आखिरी रास्ता हो। मैं हूं इंडियन मैन और आप देख रहे थे द इंडियन मैन 2.0। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सोचिए, समझिए और सवाल पूछिए।